जी कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 46। टॉपिक क्या स्टडी कर रहे थे हम? यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। इसमें अदर से क्या मुराद है? इंटरनल ऑडिटर और एक्सपर्ट। यूजिंग द वर्क से क्या मुराद है कि हम एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए उनके किए हुए काम को इस्तेमाल करेंगे। तो यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स का मतलब क्या हुआ कि ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करने में कुछ ऐसे लोगों की हेल्प ले रहा है जो एंगेजमेंट टीम का हिस्सा नहीं है, इसीलिए तो उन्हें अदर्स कहा गया। ठीक है, और जाहिर है ऑडिटर जब कभी अदर्स को यूज करेगा तो एविडेंस ऑब्टेन करने में यूज करना है उसने। इसमें हम स्टडी कर रहे थे दो प्रोफेशनल्स, एक एक्सपर्ट और एक ऑडिटर। पहले हमने इंटरनल ऑडिटर को स्टार्ट किया। इंटरनल ऑडिटर में दो ऑप्शंस है कि इंटरनल ऑडिटर से कैसे हेल्प ले सकते हैं। दो ऑप्शंस है। पहली ऑप्शन, उसका पास्ट में किया हुआ काम हम जाके उसको यूज कर लें, इसे नाम देते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। दूसरी ऑप्शन क्या है कि जब हम क्लाइंट पे जाएं तो इंटरनल ऑडिटर को अपनी डायरेक्शन सुपरविजन में उससे काम करवाएं, स्क्रैच से उससे काम करवाएं ताकि हमारी आंखों के सामने काम कर रहा हो। इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट असिस्टेंस। और हमने पहले क्या स्टार्ट किया? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इसके बाद पढ़ेंगे डायरेक्ट असिस्टेंस, फिर इसके बाद पढ़ेंगे एक्सपर्ट और लेक्चर खत्म। ये चैप्टर खत्म। नहीं, आज के लेक्चर में सारी चीजें खत्म नहीं करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर खत्म होगा। कल का लेक्चर भी हमने यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर पे लगाया, आज का लेक्चर भी इसी कंसेप्ट पे। मेरे पास ऑप्शन थी, या तो ऑप्शन थी कि थोड़ा कम पढ़ा के इसको खत्म किया जाए, दूसरी ऑप्शन थी ज्यादा पढ़ा के डायरेक्ट असिस्टेंस को भी आज खत्म कर लिया जाए। तो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट की थोड़ा कम पढ़ा के सिर्फ यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर को खत्म किया जाए। इसके साथ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने याद भी करना होता है तो उसमें आपको टाइम मिलना चाहिए। अच्छा हाँ, आप लोगों ने ऐसे किया जैसे सच में याद करना होता है, मुझे पता ही नहीं। अब पिछले सारी चीजें याद कर चुके हैं। यूजिंग द वर्क ऑफ, तो आज हम यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कल स्टार्ट किया था, आज खत्म करेंगे और फिर इस एंड पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। कल हमने क्या स्टडी किया? जब कभी इंटरनल ऑडिटर को यूज करेंगे तीन काम, तीन रिस्पांसिबिलिटी स्टैंडर्ड हमें कहा क्या क्या करनी है। सबसे पहले इवैल्यूएट करना है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, दूसरे नंबर पे डिसाइड करना है किस एरिया में उसे काम करवाना है, किससे नहीं करवाना, तीसरे नंबर पे उसके वर्क की जिस काम को आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसकी एडिक्वेसी को चेक करना है। जब हम इवैल्यूएट करते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, कौन कौन सी चीजें चेक करते हैं? तीन चीजें। कौन कौन सी? कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। कॉम्पिटेंस में क्या चीजें इवैल्यूएट करते हैं? क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, रिसोर्सेज। कैपेबिलिटी में क्या चीजें इवैल्यूएट करते हैं? सॉरी, ऑब्जेक्टिविटी में क्या चीजें इवैल्यूएट करते हैं? कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी उसे रिपोर्टेबल टू डायरेक्टर होना चाहिए। हायरिंग, फायरिंग, प्रमोशन के डिसीजन डायरेक्टर्स को करने चाहिए। स्कोप ऑफ वर्क में कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए और वो डायरेक्टर डिसाइड कर रहे हो। रोटेशन होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट डिसीजन डायरेक्टर्स ले रहे हो। कहाँ कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना हो, ये भी बड़ा था। कॉम्पिटेंस हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया। तीसरा था सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। इंटरनल ऑडिट फंक्शन को वैल्यूएट कर रहे होंगे, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच में क्या चीजें देखेंगे कि वेदर वर्क वाज प्रॉपर्ली प्लान, परफॉर्म, डॉक्यूमेंटेड एंड रिव्यूड, और कोई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू प्रोग्राम्स हैं कि नहीं जिनको फॉलो करते हुए इंटरनल ऑडिटर्स वर्क करते हैं। इंटरनल डिपार्टमेंट वैल्यूएट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ये डिसीजन करना था किन एरियाज पे इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज किया जाए, किन एरियाज पे वर्क यूज ना किया जाए। इसके बारे में हमें स्टैंडर्ड गाइडेंस देता है। कहता है कुछ एरियाज में तो आप वर्क बिल्कुल यूज ना करें, कुछ एरियाज में वर्क यूज कर सकते हैं लेकिन लेस, और कुछ एरियाज में आप वर्क यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बताइए किन एरियाज में यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर की इजाजत नहीं है? जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क हो, यहाँ तो एरिया में सिग्निफिकेंट रिस्क और सब्जेक्टिविटी है, या इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करते हुए हमें सीरियस कंसर्न सामने आए हो उसकी कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी पे, तो इस सूरत हाल में फिर वर्क यूज नहीं किया जाता। कौन कौन से एरियाज है जिनमें लेस वर्क यूज कर सकते हैं लेकिन लेस, जिनमें रिस्क और जजमेंट्स इन्वॉल्व हो लेकिन मॉडरेट लेवल की। और फिर इसके बाद अहम चीज थी क्या? स्टैंडर्ड ने हमें एग्जांपल दी थी, ये लिस्ट अहम है, एग्जांपल दी थी कि किन एरियाज में इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं। वो कौन से एरियाज है जिनमें इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं? बताइए, एक मिनट बताइए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ काउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, इन्वेंट्री ऑब्जर्वेशन,
सब्सटेंटिव टेस्टिंग इन्वॉल्विंग लिमिटेड, तसल्ली हो गई मेरी। फिर इसके बाद ये भी हो गया, ये भी डिसाइड कर लिया इंटरनल ऑडिटर, अच्छा भाई इसके वर्क को यूज कर सकते हैं, डिसाइड कर लिया किस एरिया पे वर्क यूज करना है। अब जब वर्क यूज करना है, जैसे हमने डिसाइड किया इंटरनल ऑडिटर अच्छा है, इसने जो सेल्स पे टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म किए हैं, हम उनके रिजल्ट को खुद यूज कर लेते हैं। तो भाई जो उसने काम किया हुआ है, यानी अगर हमने सेल्स पे उसने काउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फ्लो चार्ट बनाया कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसने सेल्स के एरिया में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए हुए हैं, इंटरनल ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म किए हुए हैं, हम उसके ऑलरेडी किए जिस ट्रांजैक्शन को हमने चेक करना है उसी ट्रांजैक्शन को, उसी सैंपल को उसने भी फर्ज कीजिए चेक किया हुआ है, तो क्या हम स्क्रैच से काम शुरू करें ये लाजमी है, या कि उसके किए हुए काम को कॉपी करवा के फोटो कॉपी करवा के अपनी फाइल में लगा सकते हैं कि ये एविडेंस है? हाँ लगा सकते हैं उसके, लेकिन आपको चेकिंग भी करनी पड़ेगी कि वो काम ठीक किया है कि नहीं किया। इसे कहते हैं इवैल्यूएटिंग एडिक्वेसी ऑफ वर्क, यानी जिस वर्क को यूज, हालांकि हमने इंटरनल ऑडिटर को देख लिया अच्छा है, कॉम्पिटेंट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद उसके जो काम को यूज कर रहे हैं एक्चुअल उस बॉडी ऑफ वर्क को, उसको भी हमने इवैल्यूएट करना है, काम ठीक किया कि नहीं, बंदा ठीक है कॉम्पिटेंट है, काम भी ठीक किया कि नहीं। बाज़ औक़ात कॉम्पिटेंट बंदा भी काम ठीक नहीं करता, डंडी मार जाता है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है दोनों लेवल पे आपने चेकिंग करनी है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की भी, उसके वर्क के भी। हमने कहा उसके वर्क की एडिक्वेसी कैसे इवैल्यूएट करेंगे, उसने कहा ये कुछ फैक्टर्स देख लो, देखो कि उनके काम का बाकायदा प्लानिंग परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू हुआ कि नहीं हुआ। प्लानिंग का मतलब क्या कि जो भी काम कर रहे हैं पहले प्लान किया हो उन्होंने, बैठ के इंटरनल ऑडिटर की अपनी टीम हो जिन्होंने प्लान किया हो कि हम मैनेजमेंट के जो मॉनिटरिंग है वो कैसे करेंगे, प्लानिंग के मुताबिक परफॉर्म किया कि नहीं, जो वर्क परफॉर्म किया डॉक्यूमेंट किया कि नहीं, जो डॉक्यूमेंटेशन हुई उसे कोई सीनियर पर्सन रिव्यू कर रहा है कि नहीं। जूनियर टीम का रिव्यू सीनियर मेंबर्स को करना चाहिए ना। अच्छा इसका मकसद क्या होता है जब एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी टीम में किसी जूनियर बंदे के काम का रिव्यू करते हैं, इसका मकसद क्या होता है रिव्यू का, ताकि अगर उसने सही काम किया, ये सही काम करने का मतलब पता क्या होता है कि आईएसए के और लोकल लॉज के मुताबिक काम किया कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉ की या आईएसए की कोई रिक्वायरमेंट रह गई हो, पूरी ना की हो। तो उसी तरीके से इंटरनल ऑडिटर डिपार्टमेंट का जो हेड है उसे भी अपने जूनियर्स का काम चेक करना चाहिए कि इन्होंने ठीक काम किया कि नहीं किया। फिर इसके बाद जिस तरह एक्सटर्नल ऑडिटर चेक करता है प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया कि नहीं, इंटरनल ऑडिटर भी चेक करे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ कि नहीं। क्लियर? फिर इसके बाद जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर वैल्यूएट करता है कि जो एविडेंस है उसके लिहाज से कंक्लूजन एप्रोप्रिएट हो, कंसिस्टेंट हो एविडेंस के साथ, यानी अगर एविडेंस मिल गया और सब कुछ ठीक है तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, अनमोडिफाइड। और अगर एविडेंस नहीं मिला या एविडेंस गड़बड़ को शो कर रहा है कि मिस स्टेटमेंट है, फिर कंक्लूजन क्या होना चाहिए, तो बताइए कंक्लूजन में और एविडेंस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एविडेंस मिला ही नहीं और हम कंक्लूजन में कह रहे हो कि सब ठीक है, सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन। अगर आप ऐसा लिख देते हैं हालांकि एविडेंस नहीं मिला तो फिर आपका कंक्लूजन एप्रोप्रिएट नहीं है। तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट, कंसिस्टेंट, किसके साथ, एविडेंस के साथ। हाँ अगर कभी कोई आपको ऑडिट प्रोसीजर, इंटरनल ऑडिटर को कोई एक्सेप्शन सामने उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली, उसको प्रॉपर्ली रिजॉल्व होना चाहिए, रिजॉल्व होना। ये इसलिए देखें इंटरनल ऑडिटर ने किसी मसले को हाईलाइट कर भी लिया अगर, तो क्या मैनेजमेंट को सजेशन देता होगा कि सर ये मसला है अब इसको ऐसे नहीं ऐसे करना, सजेशन इंटरनल ऑडिटर वाला हम हाँ डायरेक्टर के थ्रू देता होगा, बिल्कुल डायरेक्टर के थ्रू देता होगा, डायरेक्ट मैनेजमेंट को शायद नहीं देता होगा, डायरेक्टर के थ्रू, लेकिन सजेशन देता होगा। हम भी तो उनको सजेशन देते हैं। अगर उसकी सजेशन यानी एक्सेप्शन सामने आई और उनके ऊपर अमल करके उन एक्सेप्शंस को खत्म कर दिया गया, एक्सेप्शन रिजॉल्व हो गई, तो मुझे बताइए अब इंटरनल ऑडिटर का अच्छा रोल, पॉजिटिव रोल है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर पता चला एक्सेप्शन आइडेंटिफाई तो हुई थी, रिजॉल्व नहीं हुई, मैनेजमेंट अभी भी वही काम कर रही है जैसा पहले कर रहे थे, तो हम कहेंगे भाई अगर कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं आप ला रहे तो फिर ये सारे काम करने का फायदा। असल मकसद तो मैनेजमेंट अगर गलत काम कर रही है उसको सजा दिलवाना तो नहीं है कि डायरेक्टर्स को क्या कि सजा दिलवाई जाए। जो इंटरनल ऑडिटर डायरेक्टर को रिपोर्ट देता है ना, इस रिपोर्ट का ये मकसद नहीं होता कि अगर उसमें कोई गलती है तो डायरेक्ट मैनेजमेंट को सजा मिले। उसका पर्पस ये होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं और सिस्टम को ठीक किया जाए। लेकिन अगर सिस्टम ठीक ही नहीं होता, एक्सेप्शन रिजॉल्व ही नहीं होती, वैसे की वैसे रहती हैं, कोई फायदा नहीं। इसीलिए उसने कहा हमने ये भी देखना है क्या इंटरनल ऑडिटर के
ये सारे काम करने के बाद जो एक्सेप्शन अगर कोई आइडेंटिफाई होती है वो भी रिजॉल्व होगी, रिजॉल्व हो गई हो उसका मतलब है अच्छा काम है, इसको यूज कर सकते। तो 4 फैक्टर्स हैं जो हमने वैल्यूएट करने हैं। किस चीज के लिए? एडिक्वेसी ऑफ वर्क को वैल्यूएट करने के लिए कि इंटरनल ऑडिटर का वर्क इस काबिल है कि नहीं, एप्रोप्रिएट है कि नहीं कि एक्सटर्नल ऑडिटर उसको इस्तेमाल कर सके। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो जिस तरह हमने ये सीखा था कि इंटरनल ऑडिटर में वही खूबियां होनी चाहिए जो एक्सटर्नल ऑडिटर में होनी चाहिए, क्योंकि उसके काम को हम यूज कर रहे हैं, हमारे जैसा होना जरूरी है। यहां पे भी तकरीबन वही चीजें देख रहे हैं कि उसका काम करने का तरीकाकार भी वैसा होना चाहिए जैसा एक्सटर्नल ऑडिटर का होता है। हम भी प्लानिंग परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करते हैं, हम भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, हम भी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और एविडेंस के मुताबिक पहुंचते हैं। और अगर कोई एक्सेप्शन आइडेंटिफाई हो हम भी रिकमेंड करते हैं मैनेजमेंट को कि सर ये मिस स्टेटमेंट है, इसको ठीक कर लें, ये वीकनेस है, इसको करेक्ट कर लें। कुछ समझ आए? अच्छा, ये है फैक्टर। क्या करना है? ये चीजें चेक करनी है, ये चीजें देखनी। कैसे करनी है? ये प्रोसीजर आपके सामने जो लिस्ट आती है ना, लिस्ट ऑडिट में, उसमें किसी लिस्ट में लिखा होता है फैक्टर्स, किसी लिस्ट में लिखा होता है प्रोसीजर। जहां पे फैक्टर लिखा होता है ना उसका मतलब है कि आपने इन चीजों को सामने रख के काम करना है। जहां पे प्रोसीजर लिखा होता है वहां पे लिखा, वहां उसका मतलब है ये काम करना है। जहां पे स्टैंडर्ड आपको जजमेंट देना चाह रहा है ना कि आप अपनी जजमेंट के मुताबिक डिसाइड करें, तो वहां पे फैक्टर्स बताता है। और जहां पे चाह रहा है कि आपको गाइड करे कि कैसे 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 काम करना है, वहां पे वो प्रोसीजर बताता है। और सम टाइम क्या करता है, दोनों चीजें बता रहा होता है, ताकि अगर सिचुएशन नॉर्मल रहे तो हमारे वाले प्रोसीजर परफॉर्म करो, लेकिन अगर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाए तो इन फैक्टर्स को सामने रखते हुए डिसीजन करो। ठीक है? तो एडिक्वेसी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करने के लिए ये फैक्टर्स हैं, इनको सामने रखते हुए हमने एडिक्वेसी ऑफ वर्क वैल्यूएट करना है। यानी इंटरनल ऑडिटर के काम में क्या चीजें देखनी है, ये कैसे देखनी है, किस तरह देखनी है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है ये प्रोसीजर परफॉर्म करो। क्या करो? इंक्वायरी। इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायर कर लो, सर क्या आप अपने काम को प्रॉपर्ली प्लान परफॉर्म रिव्यू करते हैं? कहेगा यस। सर क्या आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं? यस। क्या कंक्लूजन कंसिस्टेंट है एविडेंस के साथ? यस। क्या एक्सेप्शन रिजॉल्व हो गई है? यस। सबसे पहले करो इंक्वायरी। और आपको याद आ गया होगा चैप्टर 3 में पढ़ा था, इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसलिए इंक्वायरी के साथ साथ ऑब्जर्व भी करो। ऑब्जर्व का मतलब क्या है? इंटरनल ऑडिटर वर्क परफॉर्म कर रहा होगा, हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उसका हेड रिव्यू कर रहा होगा, अपने जूनियर की क्लास ले रहा होगा, और ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर, हम देख रहे होंगे। ये है ऑब्जर्वेशन। हाँ, छुप के नहीं, सामने भी देख सकते हैं। इंक्वायरी पूछना, ऑब्जर्वेशन देखना कि काम कर रहे हैं कि नहीं, सही कर रहे हैं कि नहीं। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? उसके डॉक्यूमेंट जो देखने, ये देखने के लिए कि ये काम डॉक्यूमेंट हुआ कि नहीं, ये देखने के लिए कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन हुआ कि नहीं, ये देखने के लिए कंक्लूजन कंसिस्टेंट की कोई सफों की जरूरत पड़ेगी। तो जो उन्होंने जिन सफों के ऊपर वो टिक वगैरह लगा रहे हैं, अपने प्रोसीजर परफॉर्म करें, उनको हम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये है इंस्पेक्शन। ये सारे एक तरफ और ये प्रोसीजर एक तरफ। ये कौन सा है? रीपरफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया हुआ उसको दोबारा परफॉर्म करना, ये कहलाता है रीपरफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड क्या कहता है? अजीब बात आपके सामने रख रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के। स्टैंडर्ड कहता है इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ये प्रोसीजर ऑडिटर में परफॉर्म, ऑडिटर में परफॉर्म। रीपरफॉर्मेंस ऑडिटर शैल परफॉर्म, रीपरफॉर्मेंस ऑडिटर शैल परफॉर्म। है ना अजीब बात? इसमें अजीब बात क्या है? अगर सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, फिर पता चलेगा इसमें कोई अजीब बात आपको नजर आई है? क्या अजीब बात? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन करना चाहे कर भी सकते हैं, ना करना चाहे ना भी कर सकते हैं। रीपरफॉर्मेंस लाजमी करनी है। अजीब बात ये नहीं है, अजीब बात ये है कि अगर हमने रीपरफॉर्मेंस ही करनी है तो फिर ये सारे काम का क्या फायदा था? हाँ, इसका जवाब अगली लाइन में कि रीपरफॉर्मेंस करनी है लेकिन सैंपल पे, उस सारे काम पे नहीं करना।
उस सारे काम पे नहीं करनी सैंपल, क्योंकि सारे काम पे अगर री परफॉर्मेंस करनी है तो फिर फायदा यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर का, फिर यूजिंग ओन वर्क ही ना कर लें। यूजिंग ओन, ये वही रीजन हो जाएगी जो आप कहते थे सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल 100% क्यों नहीं परफॉर्म करते। भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मकसद होता है टेस्ट ऑफ डिटेल की एक्सटेंट को कम करना, सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंट को कम करना। अगर 100% ही काम करना है तो फिर डायरेक्ट टेस्ट ऑफ डिटेल सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही कर लो। तो यहाँ पे अगर 100% री परफॉर्मेंस होती तो हम कहते हैं भाई अगर 100% री परफॉर्मेंस करनी है तो उसके वर्क को छोड़े, हम खुद ही काम कर लेते हैं। 100% नहीं करनी, री परफॉर्मेंस क्या करनी है, सेलेक्टेड। क्लियर हुआ। अब एग्जाम में आइंदा जब कभी आपसे पूछे बताइए आप कैसे वैल्यूएट करेंगे एडिक्वेसी ऑफ वर्क को, इंटरनल ऑडिटर के वर्क की एडिक्वेसी कैसे वैल्यूएट करेंगे, और आप सिर्फ ये 4 बातें लिख के आ जाएंगे। फिर कहेंगे सर नंबर क्यों कम आए, मैंने तो खींच के 65 नंबर लगाए थे, ये मेरे 27 नंबर पता नहीं कैसे आ गए। 27 नंबर क्यों? इस तरह की चीजें जब आप छोड़ देते हैं आपके नंबर इस वजह से कम नहीं आते कि कंसेप्ट नहीं आपको आता होता, इस वजह से कि कंसेप्ट कंप्लीट नहीं लिखते आप, कंप्लीट नहीं। तो जब कभी आपसे एडिक्वेसी वैल्यूएट करने को कहे तो आपने क्या करना है, 2 नंबर। अच्छा, और अगर कभी कहे व्हाट फैक्टर्स वुड यू वैल्यूएट कंसीडर व्हाइल इवैल्यूएटिंग एडिक्वेसी ऑफ वर्क, फिर चूंकि स्पेसिफिकली फैक्टर का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो फिर यही लिखना चाहिए। हालांकि अगर मैं पेपर दे रहा हूं ना और वो सिर्फ फैक्टर पूछे, मैं फिर भी टू बी ऑन सेफ साइड ये भी लिखाऊंगा। आई कैप का कुछ पता नहीं चल रहा आजकल, रिक्वायरमेंट कुछ और कह रही होती है, सोल्यूशन आता है तो पता चलता है वो तो ज्यादा लिखना था। तो टू बी ऑन सेफ साइड अगर आपके पास टाइम हो तो हमेशा ज्यादा लिखना बेहतर होता है। ऑडिट में याद रखें न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की तरह इसमें टाइम कम नहीं होता। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में तो आपको ये होता है ना टाइम खत्म हो गया, 1-2 क्वेश्चन रह गए। ऑडिट में कभी शायद ही कोई आपको ऐसा स्टूडेंट मिले जो ये कहे कि टाइम खत्म हो गया, मेरा क्वेश्चन रहता था। ऐसी प्रॉब्लम ऑडिट में नहीं होती, ठीक है। बल्कि स्टूडेंट कहते हैं सर हमने तो 1 घंटा पहले पेपर कंप्लीट कर लिया। जैसे ही वो कहते हैं 1 घंटा पहले पेपर कंप्लीट कर लिया, ऑडिट रिस्क क्या होता है, बढ़ जाता है। केस स्टडी में उसने कहा कि इस साल जो टीम गई ना उसमें एक बंदा था, उसने जो पिछले साल में 2 महीने में काम हुआ था उसने 1 महीने में कर लिया। कितना एफिशिएंट बंदा है, हालांकि क्लाइंट का स्टाफ भी छुट्टी पे था कई दिन, तो कितना एफिशिएंट बंदा है। तो बताइए हमारा इस इन्फॉर्मेशन से क्या हुआ, इसको बढ़ गया कि 2 महीने का काम ऐसे ही नहीं हो गया, इसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया होगा। इसका ध्यान से रिव्यू करना है। भाई क्लियर हो गया। एडिक्वेसी में कोशिश करनी है कि दोनों पॉइंट्स लिखें, ये भूलना चाहिएगा। हाँ अगर सिर्फ वो फैक्टर्स को कहे, असूली तौर पे फैक्टर्स का मतलब सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा नहीं है। लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड अगर टाइम हो तो ये प्रोसीजर भी लिख देने चाहिए। आगे चलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि कुछ लोगों को कम्युनिकेट करना। अच्छा, जहां कहीं वर्ड कम्युनिकेशन आता है ना पूरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में, इससे मुराद कम्युनिकेशन टू शेयर होल्डर नहीं होती, इससे मुराद होती है कम्युनिकेशन टू अदर्स। जैसा कि चैप्टर 2 में पढ़ा था कि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में है उसने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करके रिपोर्ट देनी है। उसके साथ दूसरा पॉइंट और भी था, टू कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय आईएसएस। तो डिफरेंट आईएसएस ये बता रहे होते हैं 1 बाय 1 कि आपने इस जगह पे आके इस बंदे को ये कम्युनिकेशन करनी है, इसको ये कम्युनिकेशन करनी है। जैसे इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा, नाम बताए, रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टीज में पढ़ा था कि कोई कम्युनिकेशन करनी है और कोई नहीं बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। रिलेटेड पार्टी किसको कम्युनिकेशन करनी है, मैनेजमेंट को। 2 किस्म की नहीं। अच्छा मैंने ये तो पूछा ही नहीं अभी कि कम्युनिकेट करना क्या क्या है, ये नहीं मैंने तो ये पूछा है। पहले बताइए कम्युनिकेट करना किसको है। वो कह रहे मैनेजमेंट को, वो कह रहे किसी को भी नहीं। किसको कम्युनिकेट करना है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। रिलेटेड पार्टी क्या होती है ये भी नहीं पता, पता है तो बताइए। रिलेटेड पार्टी के हवाले से मैं बताता हूं, 2 शार्विक गवर्नेंस को कुछ चीजें कम्युनिकेट करनी होती हैं, ठीक है। 2 बता देता हूं, 2 ही थी मेरा ख्याल है। एक तो वो पहले वाली थी और दूसरी दूसरे वाली। बताइए, उनको भी नहीं पता हो ना, आपके साथ बैठती हूं। क्वेश्चन रिपीट कर, भाई क्वेश्चन रिपीट करके दोबारा दोहरा रहा हूं। रिलेटेड पार्टी के हवाले से कुछ मैटर्स ऑडिटर ने 2 शार्विक गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने होते हैं। व्हाट आर दोज मैटर्स, ये हाल है भाई बताए। नेम ऑफ रिलेटेड पार्टीज, वो कहेंगे हम इतने फारग हैं, हर छोटी बड़ी पार्टी हमारे सामने ले आए हो।
नो, ये डॉक्यूमेंटेशन में था, नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, ठीक है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंटेशन में था। मैं क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को गौर से नहीं पढ़ रहे, मैं कम्युनिकेशन पूछ रहा हूं, आप डॉक्यूमेंटेशन बता रहे हैं जी। शाबाश। रिलेटेड पार्टी इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट, वो रिलेटेड पार्टी जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की। और शाबाश शाबाश शाबाश, ये भाई हाइब्रिड वाले शाबाश, आज फिजिकल क्लास पीछे हाइब्रिड आगे निकल गई। भाई बताइए दूसरा पॉइंट कौन सा था? हाँ, ट्रांजैक्शंस आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर विच अप्रूवल हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड, जिनकी अप्रूवल नहीं ऑब्टेन की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है। अब देखिए कम्युनिकेशन में जिस तरह, इसका मतलब है कि रिलेटेड पार्टी के हवाले से कुछ मैटर्स कम्युनिकेट करने होते हैं ऑडिटर ने डायरेक्टर्स को, एग्री करते हैं इससे? क्या इंटरनल ऑडिट के हवाले से भी कुछ मैटर्स कम्युनिकेट करने होंगे डायरेक्टर्स को? क्या? अब देखिए उनका किया हुआ काम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि नहीं? मैं आपको बता दूं, आपने कम्युनिकेशन को मिक्स नहीं करना। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में भी कम्युनिकेशन है डायरेक्टर के साथ, और डायरेक्ट असिस्टेंस में भी कम्युनिकेशन है डायरेक्टर के साथ। ये ध्यान में रखिएगा, मिलती जुलती है इसलिए फर्क रखना है। आपको पता है हम घर से निकलते हुए अपने वालिदैन को 2 स्टेटमेंट दे के जाते हैं, 2 में से कोई एक। पहले, मैं जा रहा हूं बाहर, दूसरी, क्या मैं बाहर चला जाऊं? दोनों में फर्क है, एक में बता रहे हैं, एक में पूछ रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से ऑडिटर डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करता है। डायरेक्टर एक में बताता है कि मैं इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर रहा हूं, मेरा तरीकाकार यूज करने का ये होगा, और एक में बाकायदा इजाजत लेता है, क्या मैं कर लूं? बताइए किस में इजाजत लेता होगा? डायरेक्ट असिस्टेंस में। और किस में बताता होगा? तो कम्युनिकेशन में आप नोट कीजिएगा कि इसमें जो कम्युनिकेशन उसका स्टाइल है ना, वो है बताने वाला, और डायरेक्ट असिस्टेंस में भी ऑडिटर डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर रहा होगा, उसमें स्टाइल होगा पूछने वाला। और रीजन आपके सामने है, क्योंकि डायरेक्ट असिस्टेंस में हम उनके स्टाफ को यूटिलाइज कर रहे हैं, उनके वर्क को यूटिलाइज, खासतौर पर अपने मकसद के लिए। प्लान यूज ऑफ वर्क, हम डायरेक्टर्स को बताते हैं कि हमारी प्लानिंग क्या चल रही है कि हम वर्क को यूज करें, और अंडरस्टैंडिंग, ताकि जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या करें, वो अंडरस्टैंडिंग उन्हें मिल जाए कि हमारी प्रपोज ऑडिट अप्रोच क्या होगी। यानी एक अप्रोच तो हमारी ये हो सकती है सारा काम खुद करे, एक अप्रोच ये हो सकती है दूसरों से भी हेल्प ले ले। तो डायरेक्टर्स को ये समझने में हेल्प मिलेगी जब हम उनको कम्युनिकेट करेंगे क्या, प्लान यूज, कि हम हमारी क्या प्लान कर रहे हैं, हम कि किस एरिया में इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज करेंगे। अच्छा, यहां पे ना स्टूडेंट एक गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं सर आपने तो हमें चैप्टर 3 में एक कंसेप्ट था रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, उसमें था ओवरऑल अप्रोच, उसमें बताया था एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कि क्लाइंट को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं। लेकिन यहां पे आप कह रहे हैं कि जो भी आप उसके वर्क का यूज करने जा रहे हैं डायरेक्टर्स को बताएंगे। तो क्या ये ऐसा नहीं है जैसे हमने अपने प्रोसीजर्स डिस्क्लोज कर दिए डायरेक्टर्स को डिस्क्लोज कर दिए तो वो मैनेजमेंट को कर सकता है? याद रखिए, ये जब हम डायरेक्टर्स के साथ स्टैंडर्ड कहते हैं, डायरेक्टर्स के साथ बड़े बड़े मेजर इश्यूज जो है ना वो आपने डिस्कस करने हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि हम डिटेल प्रोसीजर उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ प्लान यूज कर रहे हैं। जैसे इसमें हम सिर्फ ये बता रहे होंगे कि सर हम सेल्स के एरिया में इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना चाह रहे हैं, बस इतनी बात, ताकि कल कलां को अगर हम कोई इंक्वायरी कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर से, हालांकि काम उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, लेकिन फर्ज करें इंक्वायरी कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, तो डायरेक्टर्स को इतराज ना हो, इसलिए उनके इल्म में बात आना जरूरी है, बताना जरूरी है। लेकिन याद रखें इसमें हम डिटेल प्रोसीजर नहीं बताते, हम इसमें ज्यादा बात करते हैं सर हम सेल्स के एरिया में इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करेंगे, और इसमें हम हो सकता है उनसे कुछ इंक्वायरी भी करें, कुछ समटाइम्स हम कुछ दिनों में जाके ऑब्जर्व करेंगे और कुछ रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करेंगे, इतना बताएं। अब इंक्वायरी में क्या क्या इंक्वायरी करेंगे, ऑब्जर्वेशन में एग्जैक्टली किसके टाइम पे जाके ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंस्पेक्शन में एग्जैक्टली कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स को, ये बातें नहीं बताते। तो जब डायरेक्टर्स के साथ हम बड़े बड़े इशू डिस्कस कर रहे होते हैं ना, अपनी प्लानिंग के मैटर डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इससे आपने जहां कहीं लिखा हो ना कि प्लानिंग मैटर शैल बी डिस्कस्ड विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, इससे आपने ये नहीं समझना कि हम अपने सारे प्रोसीजर उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये समझना है कि हम ब्रॉड लेवल के डिसीजन उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है या नहीं करना।
ठीक है, क्लियर हुई ये बात? कम्युनिकेशन ओके। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? लिखेंगे क्या? लिखेंगे क्या? अच्छा देखें, इसमें जो सेल्स के प्रोसीजर हैं वो तो हमने वर्किंग पेपर बनाए ही नहीं। वो तो वर्किंग पेपर हमने नॉर्मली क्या होता है कि हम क्या चीज डॉक्यूमेंट करते हैं एज ऑडिटर, जो प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं उसको लिखते हैं और उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना। इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें काम कर रहा है इंटरनल ऑडिटर, हम उसके काम को चेक कर रहे हैं। तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन के में हम जो चीजें डॉक्यूमेंट करते हैं ना, वो क्या होती है भला? वो होती हैं ये कि हमने कैसे इवैल्यूएट किया इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, वो होंगी ये हमने किन किन एरियाज पे डिसाइड किया उसके वर्क को यूज करना है, वो होंगी ये एडिक्वेसी ऑफ वर्क, हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए एडिक्वेसी ऑफ वर्क को इवैल्यूएट करने के लिए। यानी इस स्टैंडर्ड में जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंटरनल ऑडिटर और उसके किए हुए काम के गिर्द घूमेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या कर रहा है? आपने डॉक्यूमेंट करना है इवैल्यूएशन ऑफ लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस के जो इंटरनल ऑडिटर है वो कितना कॉम्पिटेंट है, कैसे इवैल्यूएट किया आप बताएंगे, नॉलेज एक्सपीरियंस की बेस पे इवैल्यूएशन की। ऑब्जेक्टिविटी, कैसे आपने उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट किया। सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, कैसे आपने, यही तीनों चीजें इवैल्यूएट करते हैं ना जब हम इंटरनल ऑडिटर को इवैल्यूएट करते हैं। कहता है डॉक्यूमेंट करो इनको ताकि कल को पता चले आपने वाकई ये काम किए हैं कि नहीं किए। जब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है ना तो अक्सर उसमें एक डेफिशिएंसी सामने आती है, पता है क्या? कि ऑडिट टीम ने इंटरनल ऑडिटर के वर्क को तो यूज किया है लेकिन ना इंटरनल ऑडिटर को इवैल्यूएट किया और ना ही सही तरीके से उसके वर्क की एडिक्वेसी को इवैल्यूएट किया। इंटरनल ऑडिटर को भी इवैल्यूएट नहीं करते और उसके वर्क को भी सिर्फ इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन की हद तक, री परफॉर्मेंस नहीं करते। हालांकि स्टैंडर्ड का है री परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए जो आपके डिसीजन है, देखिए इस पूरे स्टैंडर्ड में सबसे बड़े डिसीजन आपने क्या किए इस पूरे टॉपिक में कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है कि नहीं करना, किस एरिया में करना है और फिर वर्क को कैसे इवैल्यूएट करना है। अगर आप देखें तो ये तीन बड़ी जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है इन्हीं तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी के गिर्द घूमती है। पहले आपने इवैल्यूएट किया ना तो लिखना पड़ेगा कैसे, कैसे पता चला आपको इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंट है, ऑब्जेक्टिव है। वर्क कौन सा यूज किया, किस एरिया में यूज किया, किस हद तक यूज किया और उसके वर्क की एडिक्वेसी को कैसे इवैल्यूएट किया। वो उन्हीं तीन, बस ये कह रहा है कि जो इन तीनों स्टेप्स में आपने जो काम किया है ना उसको डॉक्यूमेंट कर दो। ठीक है, फर्क सिर्फ यह कि एग्जाम में पूछेगा हमें थोड़ा डिटेल में इन स्टेटमेंट फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये है हमारा यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। हाँ, इसमें एक कंसेप्ट है डिस्कशन अमंग, डिस्कशन। अच्छा, ये डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम नहीं है, ये है एक्सटर्नल ऑडिटर की डिस्कशन। मेन कंसेप्ट सुन ले, फैक्टर्स तो आप याद कर लेंगे, मेन कंसेप्ट सुन ले। वो ये कहता है, सोच कर प्रैक्टिकली सोचना है, इंटरनल ऑडिटर कब कब काम करता है। अगर ये रेंड है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, इंटरनल ऑडिटर कब काम करता है? सारा साल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर नॉर्मली कब आता है? ये रेंड से 1-1.5 महीना पहले, बाज़ औक़ात ये रेंड के बाद भी आता है, बाज़ औक़ात बड़ा क्लाइंट हो तो ये रेंड से पहले भी आ जाता है ताकि पहले काम शुरू कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू के 10-11 महीने ऐसे होंगे जिनमें इंटरनल ऑडिटर खुद ही काम कर रहा होगा, एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं होगा। अब क्या ऐसा पॉसिबल है 11वें-12वें महीने एक्सटर्नल ऑडिटर आए और उसे पता चले कि इंटरनल ऑडिटर ने काम तो किया है लेकिन जो सैंपल उठाया ब्लॉक सिलेक्शन से उठाया? पॉसिबल है कि नहीं? हो सकता है। तो ऑडिटर को ये सुन के खुशी होगी? खुशी क्यों नहीं होगी? क्योंकि ब्लॉक सिलेक्शन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करते। इसका मतलब है इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया है अब उसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगली प्रॉब्लम सुने। फर्ज कीजिए उसने रैंडम सिलेक्शन से काम किया लेकिन ऑडिटर ने भी सैंपल बेस पे काम करता है। इंटरनल ऑडिटर ने भी कहा सर हमारे पास और भी ड्यूटीज डायरेक्टर ने लगाई हुई है, हम 100% काम नहीं कर सकते। अगर सिर्फ एक ही काम करना होता तो हम 100% कर लेते, और भी ड्यूटीज है, हम भी सैम्पलिंग करते हैं और हमारा भी एक मटीरियलिटी लेवल है। लेकिन ऑडिटर के मटीरियलिटी लेवल में और क्लाइंट के मटीरियलिटी लेवल में डिफरेंस है। क्या ऐसा पॉसिबल है? अब डिफरेंस आने की वजह से हो सकता है कि जितना हम काम करवाना चाहते थे या जिस लेवल पे उसने उस लेवल पे काम ना किया, हो सकता है।
तो मुझे बताइए इस सूरत हाल में इस तरह की और भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसका क्या हल है? इसका क्या हल है कि पहले से एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर स्टार्ट ऑफ द ईयर में ही मिल बैठे, एक आपस में मीटिंग कर लें, डिस्कशन कर लें कि जिसमें इस तरह के मैटर्स जो कि इन्फ्लुएंस होंगे ऑडिट वर्क के ऊपर वो पहले से डिसाइड कर लें। सैंपल सिलेक्शन मेथड कौन सा होगा, मटेरियलिटी लेवल क्या होगा, इस तरह की चीजें। क्यों? ताकि बाद में एक्सटर्नल ऑडिटर को प्रॉब्लम ना आए। देखिए पहले से ही बता देना जरूरी है कि नहीं, बेहतर है कि नहीं? बिल्कुल बेहतर है, यही हमें बता रहा है। डिस्कशन विद इंटरनल ऑडिट फंक्शन में क्या कह रहा है? इफ एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान्स टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इट विल बी यूजफुल टू डिस्कस एंड एग्री फॉलोइंग मैटर्स विद इंटरनल ऑडिट इन एडवांस। इस बात में कन्विंस्ड है कि नहीं कि एक्सटर्नल ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर के साथ पहले से ही डिस्कशन कर लेनी चाहिए? ये ना बाद में पता चले उसने उस तरीकाकार से काम ही नहीं किया जिस तरीकाकार से एक्सटर्नल ऑडिटर ने करना था। जैसे नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म, हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल किस एरिया में करवाना चाहते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल किस एरिया में। अच्छा देखिए ये जबरदस्ती नहीं है इंटरनल ऑडिटर पे, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, आगे उसकी मर्जी है, चाहे वो तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्री करे चाहे ना करे, लेकिन नॉर्मली वो एग्री कर जाता है। ठीक है, हम उसे कहते हैं कि सेल्स में हमने टेस्ट ऑफ डिटेल्स तो परफॉर्म करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करना है। आप तो सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल की एक्सटेंट कम है, बराए मेहरबानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की एक्सटेंट थोड़ी बढ़ा दें। सम टाइम इंटरनल ऑडिटर वाले मान जाते हैं, सम टाइम नहीं मानते, लेकिन डिस्कशन करने में कोई हर्ज नहीं है। टाइमिंग ऑफ सच वर्क कब परफॉर्म किया जाएगा, हम उसे बताएंगे कि हर महीने की चंद एक ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर लेना। एक मिनट मैं ये मैट्रिक्स कंप्लीट कर लूं, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूं। मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कवरेज, मेथड्स ऑफ आइटम सिलेक्शन एंड सैंपल साइज, डॉक्यूमेंट। हाँ बाद में ये ना बताओ चले कि इंटरनल ऑडिटर ने सारा काम किया है लेकिन उसे पता ही नहीं था कि लिखना भी था। इंटरनल ऑडिटर का सर मैं भूल गया, मैं काम तो सारा किया है लेकिन मैं लिखना भूल गया। काम सारा किया हुआ है, क्या करें, और कैफ 8 से आदत पड़ी हुई है। उसमें भी जब सर केस स्टडी देते थे ना तो जबान पढ़ लेते थे बस, तो वही आदत प्रैक्टिस में भी चली गई। हो सकता है कि नहीं? तो पहले से बता देना चाहिए इंटरनल ऑडिटर के भाईजान ये प्रैक्टिस है, इसमें हर जो प्रोसीजर आपने परफॉर्म करना है डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, भूलना जाइएगा, वरना डॉक्यूमेंटेशन नहीं की तो आपका सारा काम हमारे किसी काम का नहीं है। क्योंकि शायद जबानी कलामी आप काम करते हो, आपके डायरेक्टर्स मान लेते हो कि आपने काम किया है, एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं मान सकता कभी। रिव्यू एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स कि अगर कभी रिव्यू करने की जरूरत पेश आई तो वो उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे वगैरह वगैरह। तो ये चंद एक चीजें हैं जो आपने इंटरनल ऑडिटर के साथ डिस्कस कर लेनी है। कर लेंगे? एक मिनट पहले ये बताइए कि आप कन्विंस्ड हैं कि एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर के दरमियान में ये चीजें डिस्कस हो जानी चाहिए ताकि एक्सपेक्टेशन गैप रिमूव हो जाए, दोनों सेम पेज पे आ जाए, इंटरनल ऑडिटर को पता हो कि मैंने क्या क्या किस तरीके से काम करना है। क्लियर? आपका दूसरा क्वेश्चन जो मुझे समझ में आया वो ये कि एक्सटर्नल ऑडिटर तो एंड में आएगा, शुरू में कैसे पता चलेगा उन्हें कि कौन एक्सटर्नल, ऐसे ही है? अच्छा आप मुझे ये बताइए आज डेट क्या है? 1 जून। जिन कंपनीज का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022, किस कंपनी का? उनके ऑडिटर इस वक्त अपॉइंट हो गए हैं कि नहीं? यानी एक कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 का ऑडिट जिस ऑडिटर ने करना है वो आज के दिन 1 जून 2022 को अपॉइंट हो चुका है कि नहीं? हो चुका है। इसलिए कि कंपनीज एक्ट कहता है ईयर एंड होने के 4 महीने के अंदर अंदर एजीएम होगी, उस एजीएम में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी। और ये तो आपको पता होगा, लेकिन ये क्लियर कर लें कि उस एजीएम में जिस ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है ना, उसने उस साल का ऑडिट नहीं करना जो खत्म हो चुका है, उसने उस साल का ऑडिट करना है जो अभी खत्म होना है। क्योंकि पिछले साल जो खत्म हो गया उस साल का ऑडिट तो हो चुका और उस ऑडिटर ने उसी एजीएम में अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी। तो ये तो मुझे बताइए अब अगर जिस ऑडिटर ने 31 नवंबर 2022 ईयर एंड का ऑडिट करना है वो पॉइंट हो चुका है, इंटरनल ऑडिटर को भी पता है कौन ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर को भी पता है मैंने किस कंपनी का ऑडिट करना है, तो अभी इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर की आज के दिन मुलाकात हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है, वो डिस्कस कर लेंगे। हाँ जो पहले 3-4 महीने का काम है वो उससे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि सर आपने किया तो है लेकिन उसमें यह कमी बेशी रह गई है, इसको आप दोबारा कर ले या इसको आप बढ़ा के कर ले। देखिए 1-2 महीने की एडजस्टमेंट फिर भी हो सकती है, 10-11 महीनों की एडजस्टमेंट तो मुश्किल है ना। एक्सटर्नल ऑडिटर आता ही एंड में है, वो इंस्पेक्शन भी एंड में कर लेगा, डॉक्यूमेंट्स तो उधर ही मौजूद होंगे जो इंटरनल ऑडिटर ने जिसके ऊपर काम किया है।
आपका क्वेश्चन ज्यादा बेहतर होता है ये पूछते ऑब्जर्वेशन कैसे करेगा। ऑब्जर्वेशन तो वो क्या करते हैं, दो ऑप्शन होती है, एक अभी बता रहा हूँ, एक आईटी वाले चैप्टर में बताऊंगा। अभी इजी एग्जांपल, एक्सटर्नल ऑडिटर को पता है कि साल के बाद मैंने इस कंपनी का ऑडिट करना है, वो महीने में कोई 1-2 दिन के लिए अपनी टीम में जो ऑफिस में फारिग बंदा बैठा होता है उसे क्लाइंट में भिजवा देता है, कहता है जाओ जरा ये चीजें चेकलिस्ट बनाई होती है, ये चीजें चेक करके आओ बन रही है कि नहीं बन रही, और इनमें से कुछ की इनवॉइसेस को कॉपी करवा के ले आना। तो बाकायदा पूरी टीम नहीं जाती, लेकिन एक आधे टीम मेंबर को ये चीजें इसको देखाओ सही चल रहे हैं कि नहीं। और कोई क्वेश्चन? चलिए जी 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 पूछिए, थोड़ा सा ऊंची मेरे भाई। एक्सेप्शन करना तो मैनेजमेंट का काम है सर, तो उसका एडिक्वेसी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल। जी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, कोई एक्सेप्शन अगर सामने आती है उसको रिजॉल्व करना तो मैनेजमेंट का काम है, अगर मैनेजमेंट ये काम नहीं करती तो फिर इंटरनल ऑडिटर का क्या कसूर है, और इस वजह से हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे रिलाई क्यों नहीं करते। देखिए अगर मैनेजमेंट ने उस इश्यू को रिजॉल्व नहीं किया इसका मतलब है सिस्टम में प्रॉब्लम है, सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो अगर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो हम उस सिस्टम की आउटपुट पे भी एतबार नहीं कर सकते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें इंटरनल ऑडिटर का कसूर नहीं है, मैनेजमेंट का है, लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे रिलाई कर लें। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्लाइंट का रिकॉर्ड जल गया आग से, इसमें क्लाइंट का कसूर नहीं है, लेकिन क्या इस बेस पे हम ये कहें चूंकि क्लाइंट का कसूर नहीं है इसे स्कोप लिमिटेशन नहीं कहते, इसको अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दे ऐसे कहेंगे। हमें तो एविडेंस से गर्ज है, मैनेजमेंट का कसूर है या नहीं है इससे गर्ज नहीं, किससे गर्ज है, रिपोर्ट देते हुए एविडेंस, एविडेंस मिला तो अनमोडिफाइड, नहीं मिला तो मॉडिफाइड ओपिनियन। उसी तरीके से हमें इससे गर्ज नहीं है कि इंटरनल ऑडिटर का कसूर है कि नहीं है, हमें इसी से गर्ज है जिस एरिया में इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज कर रहे हैं उसमें कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। अगर एक्सेप्शन सामने आई थी रिजॉल्व हो गई कि नहीं, अगर एक्सेप्शन रिजॉल्व नहीं हुई इसका मतलब है सेल्स में गड़बड़ है, तो इस ये नहीं सोचना हमने इंटरनल ऑडिटर का कसूर है कि नहीं। अगर एक्सेप्शन रिजॉल्व नहीं हुई हम उसको यूज नहीं कर सकते इंटरनल के वर्क को। इसका मतलब अब थोड़ा सा मजीद सोचें, एक्सेप्शन रिजॉल्व ना होने का मतलब है इस एरिया में रिस्क ज्यादा है, और जब रिस्क ज्यादा हो तो हम खुद से काम करते हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है इस सूरत में इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज ना करें। क्लियर जी? चलिए हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब आपके पास 3 मिनट हैं, 3 मिनट में इसकी रीडिंग कर लें, तब तक मैं आपके क्वेश्चन सेट करता हूं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जी रीडिंग आपने कर ली होगी, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1-2 हो गए थे इस चैप्टर के, 1 और 2 डिस्कस नहीं हुआ था। चलिए 1 और 2 कर लेते हैं पहले। Describe additional functions other than fraud investigation the directors of a company could ask the internal audit department to undertake. फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के अलावा और क्या कौन कौन से? कंप्लायंस, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है करेक्ट। क्वेश्चन 2 डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटर्स विद रिस्पेक्ट टू स्कोप ऑफ वर्क एंड रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी। इसमें नोट कीजिए सारे के सारे पॉइंट्स नहीं बताने, बल्कि सिर्फ जो स्कोप ऑफ वर्क और रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी से रिलेट कर रहे हैं वो बताने हैं। किसकी रिपोर्ट का फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड होता है? एक्सटर्नल ऑडिटर। और डायरेक्टर्स को कौन रिपोर्ट करता है और शेयर होल्डर्स का कौन? एक्सटर्नल ऑडिटर शेयर होल्डर को रिपोर्ट करता है, इंटरनल ऑडिटर डायरेक्टर्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट, अच्छा गौर से रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे बताइएगा क्या लिखना है कितना लिखना है। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट आर कंसीडर्ड इन डिटरमिनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। ये ऑब्जेक्टिविटी के जो हमने ऑब्जेक्टिविटी के पॉइंट्स लिखे थे वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस करना है। 3-4 कर लें काफी है बेटा, 4 कर लें, एक लाइन था 4 कर लें, बिल्कुल एक पॉइंट का आधा नंबर। Question 4. Briefly explain how an external auditor would evaluate the adequacy of work performed by internal audit function. How external auditor would evaluate the adequacy of the work. ये भी लिखेंगे, दोनों चीजें लिखनी है। ये समझ आ गया आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है जी? हाँ 4 नंबर। अच्छा किसमें क्या मसला है? नहीं आपने इस तरह नहीं लिखना होता यार, खुदा का खौफ करें। नहीं जैसे मैं बोर्ड पे लिखवाता हूं आप सोल्यूशन इस तरह करते हैं, तो इस तरह नहीं करना अल्लाह के बंदे, कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। ये एक दफा लिख के आएंगे कोई नंबर नहीं मिलेगा। कंप्लीट सेंटेंस लिखा हुआ उधर बुक में,
यार डराए ना यार। अच्छा हुआ पूछ लिया, अच्छा हुआ पूछ लिया भाई। अगर ऐसे लिखेंगे कोई नंबर नहीं मिलना। एग्जाम में कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में पॉइंट को लिखना होता है, और कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में भी लिखें तो आधा नंबर मिलता है, एक नंबर नहीं मिलता। ऐसे लिखेंगे ऐसे तो आधा नंबर भी नहीं मिलना, चाहे कंसेप्ट जितना मर्जी स्ट्रांग हो आपका। क्वेश्चन 5, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ PQR लिमिटेड यू हैव बीन असाइंड द टास्क ऑफ इवैल्यूएटिंग द वर्क परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी ऑन सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज। ठीक है, आपको टास्क असाइन किया कि आपने इवैल्यूएट करना है वर्क परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिट। डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइब हाउ वुड यू इवैल्यूएट द वर्क परफॉर्म्ड in order to determine the extent of reliance that may be placed thereon. How would you evaluate the work performed? बताइए, इंटरनल ऑडिटर की वैल्यूएशन भी लिखनी है या सिर्फ वर्क की एडिक्वेसी? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली कह रहे हैं हाउ वुड यू वैल्यूएट द वर्क परफॉर्म्ड, इसको अंडरलाइन करें। तो सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट्स लिखेंगे कि नीचे वाले प्रोसीजर भी? सिर्फ फैक्टर्स लिखने के प्रोसीजर भी? दोनों। बी रिक्वायरमेंट, डिस्कस द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग। इंडिपेंडेंस, इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी। ऑब्जेक्टिव, एक्सटर्नल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव एक ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करती है कि नहीं, इसमें ओपिनियन है। इंटरनल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव में स्कोप वो वाइडर होता है नॉर्मल, जो भी हाँ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, इनमें से जिन एरियाज की भी रिस्पांसिबिलिटी एलोकेट करते हैं डायरेक्टर्स। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग में 2 पॉइंट्स हैं, एक फॉर्मेट क्या होगा रिपोर्ट का, और दूसरा रिपोर्ट प्रेजेंट किसको की जाएगी, बिल्कुल अवेलेबल किसको होगी। तो इंटरनल जो पब्लिकली अवेलेबल कौन सी रिपोर्ट होती है? एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर की कॉन्फिडेंशियल होती है। 5A, state any 4 factors which the external auditor may need to consider while assessing the competence of the internal audit function. अब इसमें इंटरनल ऑडिटर की वैल्यूएशन है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट, कंपिटेंस वाला एरिया पूछ रहा है। देखिए पहले एक क्वेश्चन में उसने सिर्फ इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर फोकस किया था, अब सिर्फ कंपिटेंस के ऊपर फोकस कर रहा है, तो कंपिटेंस के पॉइंट लिख देंगे। पता है कंपिटेंस 4 पॉइंट थे, 4 नंबर के साथ पूछा क्वेश्चन, 4 पॉइंट्स थे उसके, 4 या ठीक है। चलिए केस स्टडी में है, टाइम जो है वो हो गया है, केस स्टडी आज ही डिस्कस हो सकेगी, केस स्टडी फिर कल के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।